क्या आपको पता है कि टॉम क्रूज जो है वो और इलॉन मस्क और नासा, दोनों ये जो महारथी लोग हैं और ये कंपनी नासा, ये सब मिलके एक मूवी बनाने वाली है। आपको पता है ये पता है क्या प्लान कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं एक एक्चुअल स्पेस में जाके मूवी शूट करने का। मतलब हम लोग जो फेक सीजीआई सीन्स देखते हैं वो नहीं, बल्कि एक्चुअल में जाके वहां शूट करेंगे। और इस चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। एक पूरी मूवी स्पेस में शूट हुई है, ऐसा आप कुछ पहली बार देखोगे। एंड सोचो ये नासा बैक मूवी है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब एलन मस्क, टॉम क्रूज और नासा इन्वॉल्व हो तब आप समझ जाना कि कुछ न कुछ मजेदारी आने वाला है। देखो ये एक बहुत ही डीप सी इमेज है और इस इमेज का मतलब क्या है आपको पता है? ये इमेज ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारे जो दिमाग में ईगो होता है, ईगो वही हमारा रियल बर्डन होता है, बोझ होता है जो कि हम लोग कैरी करते हैं। आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डीप इमेज है। ये देखो यहाँ पे ये इसको ढो रहा है बोझ को, तो ये जो बड़ा सा सर है ये ईगो को डिपिक्ट करता है। और जिसका जितना बड़ा ईगो होता है उसको लाइफ में कंफर्टेबली जीने में उतना ही दिक्कत होता है। ये बहुत ही खास इमेज है एंड रियली में एक बहुत ही डीप चीज को एक्सप्रेस करती है। क्या आपको पता है कि दुबई में ड्रोन की मदद से हीट को भगाया जा रहा है? 50 डिग्री की जो हीट होती है उसको टैकल करने के लिए ड्रोन्स मिलके बारिश कर रहे हैं। जी हाँ, ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसे तरीके से होता है दुबई में। एंड रियली में ड्रोन्स जो है वो बहुत ही कारगर है। एंड नए नए टेक्नोलॉजी की जो हम लोग उपयोग करने की बात करते हैं तो ड्रोन सही में बहुत यूजफुल चीज है। क्या आपको पता है कि जो कोबी ब्रायंट है, जो कि एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, उनके फैन ने, एक पति पत्नी ने, कैलिफोर्निया का एक कपल क्या किया कि अपने घर के आगे मौजूद ग्रास एरिया जो होता है वहां पे लॉन मोअर यानी घास काटने की मशीन के मदद से एक बड़ा सा ऐसा कुछ बनाया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। कोबी ब्रायंट का पूरा डायग्राम बना दिया घास को यूनिक तरीके से छील कर। ये उनके बहुत बड़े फैन थे और इसलिए वो लॉन मोअर का यूज करके ऐसा किए। आपको क्या लगता है, क्या घोस्ट्स एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, या फिर क्या वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, क्या वो समय यात्रा कर सकते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, दैट्स गजब। नेक्स्ट फैक्ट, कभी कभी देखना कि पब्लिक में कोई लोग आके ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी बातों को क्लेम करते हैं जिसको यकीन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। एक इंसान है जिनका नाम है जोई सिमंटन, और इन्होंने एक बार प्रेस के सामने आके एक अजीब सा दावा किया था कि इनके घर के सामने वाले गार्डन में एक एलियन लैंड किया और इनको पैनकेक्स दिया। ये एक चिकन फार्मर थे, इनका यही बिजनेस था, इनका बहुत बड़ा बगीचा था, तो उस पे एलियन लैंड किए थे इनके हिसाब से, और इनके हाथों में पैनकेक दे के चले गए थे। ऐसा अजीब सा क्लेम ये किए थे। एंड उसके बाद जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरा न्यूज आर्टिकल्स इन्हीं के न्यूज से भर गया था। इनके हिसाब से रात के 11 बज रहे थे और डेट था 18 अप्रैल 1961। तब अचानक से इनको कोई लाइट दिखी गार्डन में, और ये गार्डन में गए तो वहां पे उनको कुछ क्रिएचर्स दिखे, और जो अपने स्क्रीन पे आप ये उनको एक पैनकेक लिए देख रहे हो, उनके हिसाब से यही वाला पैनकेक उनको मिला था एलियंस की ओर से। उनके हिसाब से जो यूएफओ था, जो कि गोल था, वो जमीन से कुछ दूरी लटक रहा था। तो फिर एक पैनकेक को वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने भेजा एयरफोर्स और टेक्निकल इंटेलिजेंस को। एंड जो बात कहा, इससे रेफरेंस में मैं आपको आर्टिकल में ये लाइन दिखा रहा हूँ। एंड उनको ये पता चला कि वो फ्लोर शुगर और ग्रीस से बना हुआ है। बट ये बात एक सामने आई कि इसका जो वीट था, वीट अननोन था, उसका वीट वाला पार्ट। जो ऑफिशियल एयरफोर्स वर्डिक्ट आया इस चीज से रिलेटेड, वो आया अननोन, अनएक्सप्लेनेबल, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब सोचो कि वहां पे एयरफोर्स इंटेलिजेंस में गया और वहां भी ये पता चला कि पैनकेक, उसके अंदर कुछ अजीब था, कुछ पार्ट्स अननोन थे। एंड उसको ऐसा भी नहीं बताया गया कि ये धरती का ही पैनकेक है। कुछ तो गड़बड़ है रे। नेक्स्ट फैक्ट, मैंने आपको ये बताया था ना कि इंटरनेट जो है वो समुद्र के नीचे से पाइप्स गए हैं और बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, तब जाके इंटरनेट संभव हो पाता है। मैं आज आपको इस चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखा रहा हूँ, इसको देखो। ये है वो ग्रैंड अंडर सी केबल मैप। पूरे समुद्र के नीचे से कैसे तार आके पूरे दूसरे देशों से कनेक्टेड है, वो आप देख सकते हो कि कैसे हर देश इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है।
जैसे YouTube का सर्वर इंडिया में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है और बहुत जगह मौजूद है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्वर वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा या फिर सैटेलाइट से होगा। अभी भी मोस्टली वो अंडर सी केबल के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। तो आपका मन में आ रहा होगा कि समुद्र के अंदर से अगर पाइप जा रहा है तो ये लोग मतलब कब चुपके चुपके इतना सब ह्यूज इतना मैप बना लिए। तो जब इंटरनेट बूम किया साल 2000 के बाद, जब इतने लोग इंटरनेट को यूज करने लगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, तो तब जाके सारे कंपनी, सारे देश आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाए एंड ये कनेक्शन हुआ इंटरनेट का, एंड तब जाके इंटरनेट संभव हो पाया है। मतलब ऐसी सिंपल सी चीज में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भरी हुई है। ये तार अगर ना हो तो इंटरनेट नहीं हो पाएगा। मतलब इंटरनेट को हम लोग 4G, 5G, वायरलेस, वाईफाई इस नजरिए से देखते हैं, बट इसका जो बेसिक चीज है इंटरनेट, जो कि है कि हर दुनिया का हर कंप्यूटर कनेक्टेड है एक ही नेटवर्क में, ये संभव हो पाया है अंडर सी केबल से। और एक बात आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या मछलियां उस केबल को खा नहीं जाएगी? मतलब समुद्र में इतने बड़े बड़े भयंकर जीव सब होते हैं तो केबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मान लो एक कोई मेन केबल कट गया समुद्र के अंदर, फिर तो इंटरनेट गया। तो बात ये आती है कि उसके केबल का अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दिखाऊं तो ये देखो, इतना प्रोटेक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हो ये केबल, इसका जो बीच का पार्ट है ये सबसे मेन वायर है जिससे कि डेटा ट्रांसफर होता है, एंड ये भी एक्चुअली में बहुत मोटा होता है नॉर्मल वायर के मुकाबले। उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर फिर लोहा का लेयर, उसके ऊपर और एक लेयर, उसके ऊपर फिर फाइनल लेयर। मतलब कितने सारे ऐसे केबल्स होंगे जो कि टाइम के साथ साथ ऑलमोस्ट ऊपर के तरफ से डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना मोटा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है। एंड अंडर सी केबल कोई मजाक नहीं है। और मेन बात है कि मान लो जमीन यहाँ तक है और समुद्र यहाँ है, समुद्र का जो लैंड है, जो गीला लैंड, वो यहाँ है और बीच में पूरा पानी है। तो ऐसा नहीं कि बीच से ही पार हो जाता है वायर, नहीं, समुद्र के जो लास्ट होता है एंड, जहाँ पे मिट्टी रहता है, उसके अंदर खोद के उसके अंदर से केबल पार होता है। अबे इंसान ने ये सब कब कर लिया रे इतना कुछ? मैं जब इंटरनेट के बारे में सोचता हूँ ना, सच में अमेजिंग फीलिंग आती है। मतलब समुद्र के अंदर खोद खोद के इतने सारे देश को कनेक्ट करना, वो भी इतने मोटे टेक्नोलॉजी से, इस साल 2000 से होते आ रहा है, एंड अब जाके इंटरनेट इतना मतलब पॉपुलर हुआ है। बट इसके पीछे का जो वर्क है वो मैसिव है, मैसिव। नेक्स्ट फैक्ट, आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आइसक्रीम खा के पैसे कमाए जा सकते हैं? आपने एक नौकरी के बारे में सुना होगा जिसमें आपको आइसक्रीम को टेस्ट करना है। कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को बनाएगी एंड नए लॉन्च प्रोडक्ट को आपको खाना है सोने के चम्मच से, और आपको बताना है कि ये टेस्ट अप टू मार्क है कि नहीं। तो हाँ, ऐसे भी जॉब्स होते हैं कि आइसक्रीम टेस्ट कर करके, जज कर करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो आपको पता है वैसे ही भारत में भी जो पार्क्स खुलते हैं ना, जैसे कि वाटर पार्क हो गया और जितना अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वहाँ पे जब कोई नया नया स्लाइड बनता है तो उसको टेस्ट करने के लिए, वाटर स्लाइड, उसके लिए भी एक नौकरी होती है जिसको पूरा ज्ञान होता है कि कितना स्लाइड, कितना एंगल में डिप होना चाहिए, कितना फोर्स होना चाहिए, कितने में लोग सेफ रहेंगे। इसका साइंटिफिक नॉलेज किसी को है अगर, तो उसको स्लाइड टेस्टर का नौकरी मिल जाता है। एंड पर टेस्टिंग, पर प्रोजेक्ट वो 20,000 रुपए कमा लेते हैं स्लाइड टेस्टिंग करते करते। बहुत लोगों का ये ड्रीम जॉब भी होता है। सुनने में अजीब लग रहा है, बट इस दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के गजब गजब नौकरीज होती है। नेक्स्ट फैक्ट, इस दुनिया में हर देश में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है एंड उस पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलियनेयर है, यानी करोड़पति है। जैसे कि भारत का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो हमारे में अगर करोड़पति बहुत ज्यादा भी होंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम होंगे ना, आबादी के हिसाब से इस पूरे भारत देश में। तो आपको पता है इस रेशियो में ऐसा कौन सा देश है जहाँ का मतलब ऐसा हो कि पॉपुलेशन का 10% मिलियनेयर ही हो? ऐसा कोई देश है? तो हाँ, ये आप लिस्ट देखो, इंटरेस्टिंग सा। इसमें आप देख सकते हो कि जो स्विट्जरलैंड देश है वहाँ का 14.9% मिलियनेयर है। स्विट्जरलैंड के 15% पॉपुलेशन के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा का संपत्ति है, जो कि वर्ल्ड के एवरेज से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा आपको आइडिया लगाना है? तो इस लिस्ट में अगर आप सॉर्ट करोगे तो इंडिया का इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ का देखो 0.1% ही पॉपुलेशन मिलियनेयर है। इंडिया का सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन ही ऐसा है जिसके पास 8 करोड़ के ऊपर का संपत्ति है। और जो 14.9% वाला बात किया मैं स्विट्जरलैंड का, उसके बाद का देखो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे 9.4% लोग करोड़पति है। उसके बाद यूएसए है, अमेरिका, जहाँ का 8% लोग मिलियनेयर है। और आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट देखो, एक इवोल्यूशनरी फैक्ट है कि आपका ब्रेन
कोई भी चीज अगर हार्ड वे में मिलता है, मुश्किल से मिलता है, तब आपका ब्रेन उसको बहुत वैल्यू करता है, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसको आप वैल्यू नहीं करते। ये चीज आपने देखा ही होगा। तो एक इफेक्ट है जिसको लिटरली गूगल इफेक्ट कहा जाता है, एंड इसका आप विकिपीडिया पैनल देख सकते हो, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब यही है कि गूगल इफेक्ट मतलब आपको जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया सर्च इंजन पे, गूगल पे, उसको आप जस्ट सर्च करते हो, आपको मिल जाता है, आप देख ले तो ठीक है ये है। लेकिन इसको आपका ब्रेन ना जल्दी भूल जाता है। ब्रेन का एक टेंडेंसी होता है कि जो आसानी से मिल जाता है वो आप जल्दी इग्नोर कर देते हो। आप नहीं करते हो, आपका ब्रेन करता है। ये इसलिए होता है, हमारे ब्रेन का इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है कि जो चीज मुश्किल से मिलती है उसको हमारा ब्रेन बहुत वैल्यू करता है। जब सर्च इंजन नहीं था, गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आपको एक एक जानकारी के लिए मतलब लोग से पूछना पड़ता है। जैसे कि मैं जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ एक वीडियो की मदद से, ये सब इतना इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, मान लो कि इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं है, ये नहीं है, तब तो आप क्या करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं या फिर अपने बड़े से पूछते हैं, एंड तब भी गारंटी नहीं है कि वो बड़ा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, सिर्फ एक इंसान आपको कुछ बोल रहा है, वो ट्रू है कि नहीं। फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए मल्टीपल लोगों से जाकर पूछते, पूछताछ करते, एंड जहां आंसर बहुत लोग मैच करता तब आपको लगता है कि हाँ ये ट्रू है। बट अब क्या है कि एक टॉपिक के ऊपर आप गूगल पे, इंटरनेट पे हजारों लोगों का ये देख सकते हो, सोर्सेस देख सकते हो, ट्रस्टेड सोर्सेस देख सकते हो। इससे अब इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट भी मिलता है, जल्दी भी मिलता है, और मिनटों में मिलता है। तो एक काफी अमेजिंग बात है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग के पेरेंट्स जो है वो बिना इंटरनेट के कैसे जी लेते थे। नेक्स्ट फैक्ट, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है। देखो, आप जब भी बैठे रहते हो एक जगह, जैसे कि आप मान लो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से बैठोगे अपने रूम में, तो या तो मोबाइल चला रहे होगे या तो कुछ पढ़ाई कर रहे होगे। लेकिन मान लो आप मोबाइल भी नहीं चला रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हुए हो, तो क्या आप ऐसे बैठे रहते हो? ऐसे तो नहीं बैठे रहते होंगे ना। हमेशा हमारा आंख डोलता रहता है, हमारा बॉडी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम लोग एक जगह भी बैठे रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, ऐसे हाथ हिलाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बॉडी स्टिल नहीं रहता है। हमेशा बॉडी और माइंड ये चाहता है कि कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश हो जाए, जो टाइम है इसमें कुछ मैं हासिल कर लूं। तो यही एक फैक्ट है कि जब माइक्रोवेव कोई ऑन करता है अपने घर में कुछ भी कुक करने के लिए, तो माइक्रोवेव ऑन करने के बाद उसमें टाइमर दिखाता है कि 8 मिनट 10 मिनट आपका चलता रहेगा। तो दुनिया का ज्यादातर लोग ये पाया गया सर्वेस के हिसाब से कि जब माइक्रोवेव ऑन करते हैं, देखते हैं 15 मिनट है, तो उस 15 मिनट में भी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं वो लोग, तो कुछ अचीव करने में लग जाते हैं। ये एक अजीब सी बात है, और अचीव करने में लग जाते हैं, और जब तक जीरो नहीं होता वो माइक्रोवेव, तब तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी माइक्रोवेव ऑन किए और ऐसे टाइमर चल रहा है चुपचाप देख रहे हैं, नहीं। तो स्टैट्स के हिसाब से करीब 85% ऑफ द लोग जो कि ऐसा करते हैं वो स्टिल नहीं बैठ पाते हैं, बहुत कम ही लोग स्टिल बैठ पाते होंगे। नेक्स्ट फैक्ट, आपने मैमोथ जीव के बारे में सुना है? ये जो है, ऐसे आप कार्टून मूवीज में ऐसे में देखते होंगे कि ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े जीव है जिसका इतना बड़ा बड़ा ह्यूज बॉडी है। 4000 साल पहले ये मैमथ जीव एग्जिस्ट करते थे। मतलब पिरामिड जब हाल ही में नया नया ही था लगभग ऑलमोस्ट, तब भी ये थे, एंड कुछ 4000 साल पहले ये मैमथ एक्सटिंक्ट हुए, ऐसा साइंस ने पाया है। मतलब पिरामिड और मैमथ का एज जो है वो ऑलमोस्ट सेम था हिस्ट्री में। नेक्स्ट फैक्ट, ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है। हमारे धरती और चांद, इसका जो डिस्टेंस है उसको आप अपने माइंड में बनाओ, ठीक है? क्या है कि धरती और चांद का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वो ना बढ़ते घटते रहता है, कभी कभी 4 लाख किलोमीटर दूर भी चल जाता है, उसका जगह बदलते रहता है, कभी 3.5 लाख भी चल जाता है। एग्जैक्टली बोलूं तो 4,06,000 किलोमीटर तब डिस्टेंस होता है धरती और चांद का, जब साल में चांद सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है। तो एक लाइन मैं आपको कह रहा हूँ, एंड आप बोलो ये ट्रू है कि नहीं। चांद और धरती, मतलब धरती यहाँ है, चांद यहाँ है, एक ग्रह एक उपग्रह, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कितने प्लैनेट्स अट जाएंगे? अब गेस करो। बीच में मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न को रख दे, ऐसे रख दे तो कितने अट जाएंगे? तो ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं धरती और चांद के बीच में, ग्रह उपग्रह है ना। बट अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अट जाएंगे अगर हम लोग लाइन बाय लाइन रखे तो। सिर्फ और सिर्फ धरती और चांद के डिस्टेंस के बीच में सारे प्लैनेट्स अट जाएंगे। अब सुनने में आपको इम्पॉसिबल फैक्ट लग रहा होगा, बट इसका कैलकुलेशन ये है कि सारे प्लैनेट्स का अगर आप डायामीटर जो है वो कैलकुलेट करोगे और ऐड कर दोगे तो करीब 4 लाख किलोमीटर आएगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे कैलकुलेशन में देख सकते हो कि ब्रेक डाउन करके सबको ऐड किया गया है। एंड मून जब अपने फारदेस्ट डिस्टेंस पे रहता है
वो रहता है 4,06,000 किलोमीटर। तो अगर सबको सटा सटा के रख दिया जाए तो सारे प्लैनेट्स ही अट जाएंगे। प्लैनेट्स के बीच में ना गैप भी तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से मार्स ही आपका अरबों किलोमीटर में है, मार्स से फिर जुपिटर फिर आपका अरबों किलोमीटर दूर है। तो बीच का जो गैप है ना, एम्प्टी स्पेस, वो बहुत है। अगर सबको क्लोज ला दें तो थियोरेटिकली दोनों के डिस्टेंस, अर्थ और मून के डिस्टेंस के बीच में हम लोग फिट कर पाएंगे सारे प्लैनेट्स को। इससे और एक अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड है कि हमारा जो एक सब कुछ एटम से बना हुआ है, तो एटम में भी बहुत एम्प्टी स्पेस होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसमें एम्प्टी स्पेस को अगर हटा दे, जो गोल गोल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिर्फ वही रहे और जो एम्प्टी स्पेस पे ध्यान देना, इस वर्ड पे जो खालीपन है वो हटा दे और कॉम्प्रेस कर देना, तो हमारी पूरी धरती, आप लोग, हम सब कोई जितना कुछ है सब छोटा होके एक मटर के दाने इतने जगह पे अट जाएगा। मतलब इस यूनिवर्स में ज्यादातर सब कुछ एम्प्टी स्पेस से ही बना हुआ है, उससे बना नहीं है, बल्कि एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसके चलते हमारा साइज निर्धारित हुआ है। अगर एम्प्टी स्पेस को हटा दे, सिर्फ पार्टिकल्स को ही रख दे, तो सब कुछ इतना कॉम्प्रेसेबल है। पूरा यूनिवर्स हमारे धरती के साइज में अट जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। अगर एम्प्टी स्पेस ना रहा तो, स्पेस अगर ना रहा तो सिर्फ पार्टिकल्स रहा। सोचो इस दुनिया में स्पेस, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ये स्पेस अजीब सी चीज है। मतलब देखा जाए तो अगर आप डीपली सोचोगे साइंस के बारे में, तब आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये स्पेस को अगर हम लोग हटा दे, सिर्फ पार्टिकल्स रहे, तो कितना कुछ कंप्रेस हो सकता है। पूरा अर्थ, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक मटर के दाने पे आ सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, एंग्री बर्ड्स गेम तो आपने खेला ही होगा, जिसमें एंग्री बर्ड्स सुअर लोग को मारते हैं, पिग लोग को मारते हैं। तो आपको पता है पिग लोग जो है वही क्यों चूज किए गए हैं? मतलब बर्ड, छोटे बर्ड बड़े बर्ड को मारते हैं, या फिर जो ईगल है या फिर जो खतरनाक चिड़िया लोग है उसको मारते हैं। बट इसी को क्यों चुना गया? कंपनी ने सुअर लोग को ही क्यों चुना? तो आपको पता है एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब ये गेम बन रही थी ना, तब हमारे दुनिया में स्वाइन फ्लू, जो कि सुअरों से होता है, भयंकर तरीके से फैला हुआ था। इसी चलते बहुत लोगों की मृत्यु भी हो रही थी उस टाइम। तो इसलिए एनिमी में पिग को चुना गया, सुअरों को चुना गया, क्योंकि उस टाइम पूरा दुनिया ही सुअर लोग से नाराज था, गुस्सा था। जो कंपनी है ये ऑफिशियली इस बात को बताया था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है हमारा ब्रेन एक अजीब तरह से काम करता है कि अगर किसी पर्सन को देख के हमारा डोपामिन रिलीज होता है ना, जैसे कि आप अपने फेवरेट एक्टर को इमेजिन कर लो या फिर एक्ट्रेस को इमेजिन कर लो, तो उनको देख के आपको एक अजीब सा हैप्पीनेस मिलता होगा, खुशी मिलता होगा, सुकून मिलता होगा। तो ऐसा है ना कि आप उसके फ्लॉज को फिर नहीं देख पाते हो। मतलब ब्रेन जब चीज को लाइक कर लेता है, किसी चीज को, तो वो फिर उसका फ्लॉज को नहीं देख पाता है। अगर वो एक्टर या एक्ट्रेस कुछ गलत भी किया ना, तो आप उसका सबकॉन्शियसली सपोर्ट ही करोगे, आपके मन में उनका इमेज के चलते। आप कोई, फॉर एग्जांपल, किसी भी घटना में वो गलत किया या नहीं किया, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लेकिन वो गलत अगर होगा भी एक्चुअल में, रियल लाइफ में, तब भी आपका मन बोलेगा कि नहीं वो गलत नहीं है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ब्रेन बायस हो जाता है, किसी को लाइक करने पे लॉजिक्स काइंड ऑफ डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए हम किसी को पसंद कर रहे हो तो अच्छी बात है, पसंद करें, लेकिन अपने लॉजिक को पूरी तरह से ना मारे, लॉजिकल थिंकिंग को तब भी हमें रखना चाहिए, तभी हम स्मार्ट डिसीजंस को ले पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, आपने बचपन से ये नोटिस किया होगा कि जो च्युइंगम होते हैं वो ज्यादातर पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के, है ना? आप याद करो, बचपन से आप जो च्युइंगम खाते हो ज्यादातर आप नोटिस करना पिंक कलर के ही होंगे। ऐसा क्यों? ज्यादातर पिंक ही क्यों होते हैं? क्योंकि च्युइंग गम का जो ओरिजिनल रेसिपी बनाए थे, जिनका नाम था डेमर, वॉल्टर डेमर, उन्होंने जब बनाया था इसको, तब उनके पास हाथ में पिंक कलर का ही डाई था, तो वो रैंडमली पिंक कलर के डाई को डाल दिए एंड पहला च्युइंगम बना डाले। तो स्टार्ट हुआ पिंक से, बट ऐसा नहीं कि च्युइंगम को पिंक होना ही जरूरी है, बट तब से ट्रेंड बन गया एंड हर एक कंपनी पिंक कलर के च्युइंगम को ही बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वही उसका पहचान हो गया। तो बबलगम का इतिहास का ये बहुत ही अजीब सा एक स्टोरी है कि बबलगम पिंक ही होते हैं। अब जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, ज्यादातर में जब वो ऐसे खा के ऐसे फुलाते हैं बबलगम को, तो वो पिंक कलर के ही होते हैं, आप देखना। नेक्स्ट फैक्ट, आपके पास क्या वो जॉयस्टिक है जिससे कि हम लोग, क्या है कि कंप्यूटर के सामने अगर ये जॉयस्टिक रहेगा तो ऐसा स्टीयरिंग ब्रेक वगैरह रहता है, जिससे कि हम लोग घर बैठे से कंप्यूटर में रियल लाइफ का मजा ड्राइविंग का ले सकते हैं, तो इसको जॉयस्टिक कहते हैं। तो क्या है कि
सोचो कि रियल लाइफ में कोई ऐसी गाड़ी निकल जाए जिसके अंदर स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक ये सब हो ही ना, सिर्फ जॉयस्टिक से कंट्रोल हो सके। मतलब बटन्स रहे, वो दाब के आप गाड़ी को चला सको, मोड़ सको, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। तो क्या है कि बहुत पहले 1966 में ही, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मर्सिडीज ने एक जॉयस्टिक कार के बारे में बताया था। इसको कहते हैं जॉयस्टिक कार। एंड इसका आगे में, जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों में आप देखते हो, वैसा नहीं रहेगा। स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर नहीं रहता है। अपना जो भी लग्जरी ब्रांड है फेमस मर्सिडीज, उसने ऐसा किया था। उसका ये कंसेप्चुअल कार था जिसको ये लाया तो नहीं, बट इसका पूरा डिजाइनिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया था, एक जॉयस्टिक कार। और इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया को बताया भी था। ये लिटरली एक जॉयस्टिक कार है। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादों के लिस्ट में टॉप 5 में ही कॉफी आता है। कॉफी जो है उसको मतलब इंसानियत का बैकबोन माना जाता है एक तरह से। कॉफी मतलब ह्यूज बिजनेस है आज के दुनिया में, और लोग कंज्यूम भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्किश कल्चर का एक रेफरेंस देकर आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि टर्किश कल्चर में एक ऐसा नियम था, वहाँ टर्किश कल्चर में कॉफी इतना इम्पोर्टेंट था कि 15th सेंचुरी के लॉ के हिसाब से अगर किसी लड़की का हस्बैंड अगर उसको जितना चाहे उतना कॉफी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है तो 1 सेकंड में उसको डिवोर्स दे सकती है। ऐसा लॉ था, फ्री टू डिवोर्स था अगर कॉफी नहीं मिला तो। सिर्फ कॉफी के बेसिस पे इजी डिवोर्स अवेलेबल था 15th सेंचुरी में टर्की के वुमेन लोग को। कॉफी इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट फैक्ट, आपने तो ये सुना ही होगा कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। आपके अंदर भी है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। तो आपको पता है टैलेंट किसी के अंदर है तो जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि टैलेंट जो होता है वो तो आपको भगवान ने दिया, वो गिफ्टेड है। आपको ये अच्छे से करने आता है, आप अच्छे से गेम खेल लेते हो प्रोफेशनली, या फिर आप अच्छा गाना गाते हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स अच्छा है, या फिर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर आपका दिमाग इंटेलिजेंट है। कोई ना कोई आपके अंदर प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो टैलेंट है ये तो आपको भगवान ने दिया, ये आपका गिफ्ट है। इसको लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा है। लेकिन जो सक्सेस होता है वो अर्नड होता है। टैलेंट इज अ गिफ्ट बट सक्सेस इज अर्नड। इस बात को बहुत लोग यूनिवर्सली ट्रू मानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, रामागिरी स्वरिका, ये जो है इन्होंने क्या किया था कि पूरे भगवत गीता को सिर्फ चावल के दाने के ऊपर लिख डाला था, और वो भी सिर्फ 150 घंटे में। आप सोच सकते हो कितना अमेजिंग है। ये हैदराबाद की है और एक लॉ स्टूडेंट है। क्या है ना कि ये जो कला प्रस्तुत कर रही है, पूरे भगवत गीता को लिखना, ये मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको माइक्रो आर्ट कहते हैं। इंडिया में अभी भी माइक्रो आर्ट उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि बाकी टाइप का आर्ट है। माइक्रो आर्ट मतलब छोटे स्केल में कुछ आर्टिस्टिक काम को कर देना, जैसे कि चावल के दाने से छोटे एक प्रोसेसर को बना देना, एक कैलकुलेटर को बना देना, एक कंप्यूटर को बना देना। ऐसी चीजों को माइक्रो आर्ट कहते हैं। तो माइक्रो आर्ट के दुनिया में ये बहुत सारे काम किए हैं। ये क्लेम करती है कि ये तो भगवत गीता जो है ये जब लिखी चावल के दाने पे तब ये न्यूज में आया, लेकिन इसके पहले भी वो 2000 तरह के माइक्रो आर्ट को बना चुकी है। आप इसका जूम्ड फोटो देख सकते हो, पूरा भगवत गीता इन्होंने लिख डाला है। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है नॉर्मल घोड़े ऐसे दिखते हैं, बट ये जो थम्बेलिना नाम का घोड़ा है वो ऐसा दिखता है। थम्बेलिना का जन्म हुआ था मई 1, 2001 को, और ये वर्ल्ड का सबसे ड्वार्फ, सबसे नाटा घोड़ा था। ये मतलब बहुत छोटा था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये बस 26 किलोग्राम का था। एंड इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हॉर्स के नाम पे। नेक्स्ट फैक्ट, देखो अभी हाल ही में एक डेट पार हुआ था, वो था 22/2/2022। ये जो डेट है इसके बारे में क्या खास है आपको पता है? ये एक पैलिंड्रोम डेट है। पैलिंड्रोम डेट मतलब इसको अगर उल्टा पढ़ोगे तब भी वही पढ़ाएगा और सीधा पढ़ोगे तब भी वही पढ़ाएगा। तो हमारे 21st सेंचुरी में इस पूरे 2000 से लेकर 2100 तक इसमें पता है कुछ ही पैलिंड्रोम आएंगे, और उसमें से एक था ये 2022 वाला। आप अपने स्क्रीन में सारे पैलिंड्रोम को देख सकते हो जो कि साल 2000 से लेके 2100 तक आएंगे। ये रहा बीच में हमारा 2022 वाला, एंड इसके बाद भी देखो कितने सारे पैलिंड्रोम आएंगे। तो डेट, मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट जो है इसमें 29 पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि धरती पे हीट वेव इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जितने भी स्टेडियम्स है, जहाँ पे जो बड़े बड़े स्टेडियम्स है ना, जैसे कि दुबई में जहाँ पे फीफा होने वाला है, वहां पे पूरा फुल स्टेडियम ही एयर कंडीशनड होगा। अब ऐसी नौबत आने लगी हमारे धरती में जहाँ पे ओपन स्टेडियम को एयर कंडीशनड करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई है। नेक्स्ट फैक्ट,
आपने रोबोट 2.0 मूवी तो जरूर देखा होगा अक्षय कुमार का। उसमें जो एक कैरेक्टर रहता है ना, पक्षी राजन वाला, आपको पता है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ में भी आप देखो अपने स्क्रीन पे, ये है वो जिससे ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। एक बर्ड के स्टडी करने वाले और एक प्रोफेसर थे, इनका नाम है सलीम अली और इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फैक्ट, आपने ये मिस्टीरियस सा फैक्ट सुना होगा ना कि एरोप्लेन्स जो है वो फ्लाई नहीं करते पैसिफिक ओशन के ऊपर। ऐसा क्यों? मतलब आप धरती का अगर ग्लोब लोगे और उसको ऐसे घुमाओगे तो इस साइड तो पूरा लैंड है, इंडिया है, बाकी कंट्रीज है, बट धरती के उस साइड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरा ही समुंदर है दूर दूर तक, और बीच बीच में कुछ ही आइलैंड्स हैं। तो क्या है कि अगर आप फ्लैट मैप देखोगे वर्ल्ड का तब आपको सारा कुछ सेम नजर आता है, डिस्टेंस वगैरह, बट धरती तो गोल है ना, तो पैसिफिक ओशन पार करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए कोई कमर्शियल फ्लाइट उस साइड से उड़ती ही नहीं है, सब ऑपोजिट साइड से उड़ती है। इसलिए पैसिफिक ओशन को इतना मिस्टीरियस माना जाता है। उसमें नेवी आर्मी के लोग जो है, ये ऑफिशियल वाले, वही लोग ज्यादातर सेल करते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है। इसलिए पता नहीं वहाँ पे क्या क्या है, अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट फैक्ट, देखो भारत में अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो उसमें क्या होता है, अगर एक्सीडेंट गिल्ट माना गया कि जो ठोका है उसका गलती है, तो उसको हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह देने होंगे, और जैसे वो ठीक हो गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर उससे नाता खत्म, ठीक है। लेकिन चाइना में क्या होता है ना, एक अजीब सा लॉ है वहाँ कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट किए गलती से और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो उसका आपका बिल तो देना ही होगा, लेकिन उसके भविष्य में जो भी बॉडी में दिक्कत आएगी ना, उसका भी आपको बिल लाइफ टाइम तक देते रहना होगा, आपसे लिंक हो जाएगा उसका जो बिल है। सुनने में काफी अजीब सा लॉ लग रहा होगा, इसे कॉम्पेंसेशन बिल कहते हैं। एंड इसीलिए चाइना में बहुत ऐसी न्यूज आती है कि किसी लड़की को ठोक दिया, फिर क्या हुआ कि उसको चोट लग गया बहुत, लेकिन फिर वो बैक करके फिर और जोर से ठोक दिया ताकि वो मर जाए और उसको लाइफ टाइम तक उसका खर्चा ना उठाना पड़े जिसको वो ठोका है। एक बहुत ही अजीब सी चीज है, मतलब ये बहुत ही वियर्ड है लेकिन ये ट्रू है। ऐसा है कि कोई ठोक दिया और वो मर गया तो फिर तो उसको वन टाइम फी पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चाइनीज लॉ, लेकिन अगर बच गई तो उसका पूरा लाइफ का मेडिकल केयर बिल आपको देते रहना होगा। एंड यही रीजन है कि लोग ऐसे वापस जाके फिर मार देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, देखो ये जो ट्रेन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये है मर्क्यूरी ट्रेन। एंड ये 1936 का एक फिल्मी ट्रेन है जो कि 1936 के टाइम पे इकलौता ऐसा ट्रेन था। ये उस टाइम के सबसे बड़े ट्रेन में से एक था। इसको उस टाइम का 1936 में द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन एवर क्रिएटेड कहा जाता था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि अभी आप जब शॉपिंग करते हो तब तो आपके प्रोडक्ट में बारकोड होता है, एंड जब आप बिलिंग कराने जाते हो तो वो बारकोड को स्कैन करके, जैसे स्कैन करता है उसका नाम, उसका प्राइस सब आ जाता है बारकोड में। बट ऐसा कभी होगा ना जबकि बारकोड नहीं होगा, तब मैनुअली प्राइस देख के एंटर करना पड़ता होगा। तो ऐसा हाँ था 1974 के पहले। 1973 तक बारकोड इस दुनिया में नहीं था। 1974 में पहली बार बारकोड आया जो कि आज तक चल रहा है, एंड ये आया था रिंगलेस च्युइंगम में। मतलब च्युइंगम पहला प्रोडक्ट था जिसपे बारकोड लगा। जी हाँ, द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट टू हैव अ बारकोड वाज अ च्युइंगम, रिंगलेस च्युइंगम। नेक्स्ट फैक्ट, जर्मनी में एक आर्कोलॉजिकल पिट था, एक पुराना जमाना का जो होता है ना, जहाँ पे हम लोग पुराने जमाने की चीजें, वॉरियर्स का स्टैचू वगैरह देख सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि देखो ऐसा कोई स्टैचू था जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वहाँ पे गार्ड्स भी होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई स्टैचू को वैसे भी छुए ना, तोड़े ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत ही आर्टिस्टिक लड़का था जर्मनी में, उसका नाम था पाब्लो वेंडल, और वो क्या किया कि उसी आर्कोलॉजिकल पिट में बिल्कुल वैसे ही एक सैनिक की तरह बन के वहां पे बीच में खड़ा हो गया। अब जैसे इस इमेज में देखो, आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो कौन है, तो ऐसे ही जाके खड़ा हो गया, एंड वहां का पुलिस भी उसे नोटिस नहीं कर पाया। फाइनली वो पकड़ा गया। इस इंसिडेंट से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट, स्पेन में एक ट्रेन ड्राइवर रिक्वेस्ट किया अपने बॉस को कि देखिए मेरे को छुट्टी चाहिए, प्लीज आप छुट्टी दे दीजिए मेरे को, एक दिन मेरे को फैमिली मेंबर के पास जाना है अपना, बट उससे छुट्टी नहीं मिला। आपको पता है रियल लाइफ में उसने क्या किया, उसको छुट्टी नहीं मिला तो वो ट्रेन गुस्से में चला रहा था, एक गांव में ट्रेन को रोक के वो सिंपली ट्रेन को छोड़ के भाग गया। और वो ऐसी ट्रेन लाइन थी जिसमें उस टाइम टिपिकली एक ही ड्राइवर रहता था, तो एक ही ड्राइवर वही था, तो उसको छुट्टी नहीं मिला तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, पता नहीं ब्रेन में क्या हुआ उसका, वो ट्रेन को छोड़ के चला गया और 109 पैसेंजर घंटों तक वहीं खड़ा रहे।
उसके बाद उसका क्या हाल हुआ वो तो जानते ही हो, नौकरी गई। नेक्स्ट फैक्ट, एक इंजीनियर था कुनियाको साइटो, उसने एक अमेजिंग सा पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस को इन्वेंट किया है जिसका नाम है वॉक कार। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप चल सकते हो कार के जैसे, कार के स्पीड में, एंड ये आपके बैग पैक में भी फिट हो जाएगा, आपके बैग में भी फिट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है और इस पे आप खड़े होके ऐसे चल सकते हो और ये कार के स्पीड में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा बैटरी की मदद से। इतना टाइनी कार, इसका नाम ही दे दिया वो लोग वॉक कार। बट एक बात तो है बाबा, अगर आप इसे इंडियन रोड्स पे चलाओगे जहाँ पे गड्ढों में रोड्स बने होते हैं, रोड पे गड्ढे थोड़ी होते हैं, वॉक कार का चौक कार हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट, आपने लूडो खेला है रियल लाइफ में? ऑफ कोर्स आपने खेला होगा। लूडो का जो डाइस होता है उसमें आपको पता है ज्यादातर लोग लूडो को क्या करते हैं, जो 200-300 रुपए का लूडो होता है या फिर 150-200 रुपए का वो लेते हैं। अब क्या होता है कि कोई कोई लूडो आता है आपका 2-3 हजार रुपए का, तो आपको लगता है इसमें भी गोटी उसमें भी गोटी, तो हम क्यों ये खर्चा करें। तो क्या है ना कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका डाइस का एक स्पेशलिटी होता है। जो डाइस होता है ना उसके अंदर भी एक डाइस होता है, ताकि अगर आपका मेन डाइस टूट जाए तो अंदर भी एक डाइस रहे। ऐसा कुछ होता है बड़े मैन्युफैक्चरर के डाइस पे। ये निशानी होती है महंगे और सस्ते लूडो में। ब्रांडेड लूडो जो होते हैं जो कि 5,000 के आते हैं, सेम वही चीज, लेकिन ऐसे फीचर्स उसमें होते हैं थोड़े अलग। मैं नहीं कह रहा आपको कि वही लो, लेकिन फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि एक नई ट्रेंड शुरू हो रही है साइंटिफिकली भी और नॉर्मली भी। एक कंपनी ने एक हाउस बनाया है जिसका नाम है क्रिस्टल हाउस, जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये एम्स्टरडैम में है। एक स्टोर है ये, और ये जो है ना ये पूरी तरह से ईंट से बनी हुई है, शीशे के ईंट से। जी हाँ, ग्लास ब्रिक। नॉर्मल ईंट ऐसा दिखता है, ग्लास ब्रिक ऐसा दिखता है। असल में नॉर्मल ईंट के बदले आजकल ग्लास ब्रिक्स यूज हो रहे हैं जो कि पूरी तरह से सॉलिड शीशे की बनी है। एंड ग्लास ब्रिक का जो घर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये पूरी तरह से इंटायरली ग्लास से बना हुआ है। एंड जो इसे बनाई है वो कंपनी तो ये कहती है कि ये नॉर्मल ईंटों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये ग्लास ब्रिक। नेक्स्ट फैक्ट, एक अजीब टाइप की फोबिया है जिसे कहते हैं टेराटोफोबिया। एंड ये जो फोबिया है ना ये सही में बहुत भयंकर है। ये औरतों को होता है, एंड पता नहीं कैसे जब औरत प्रेग्नेंट होती है और किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब मान लो कि औरत के मन में एक ऐसी चीज को बैठा दिया जाए कि तुम्हारा बच्चा एक मॉन्स्टर होगा। जैसे कि मूवीज में नहीं होता है, माँ जन्म देती है तो मॉन्स्टर पैदा होता है, एक रियल मॉन्स्टर जिसका 4 हाथ है, 5 पैर है, एक दानव। तो वो डर जिसमें माँ को लगता है कि मेरे अंदर से कोई मॉन्स्टर ना निकल आए, ऐसे अजीब से चीज को टेराटोफोबिया कहते हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा क्यों सोचेगा कि मेरे अंदर से मॉन्स्टर निकलेगा, लेकिन याद रखो जब ब्रेन केमिकल का लोचा होता है ना तब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अंदर, इसके अंदर ही पूरा दुनिया मौजूद है, तो इसके अंदर अगर कोई छेड़छाड़ कर देना तो फिर रियल लाइफ भी बदल जाती है। तो ऐसा वियर्ड सा उसके अंदर डिसऑर्डर हो जाता है जिसके चलते उनको एक्चुअली में लगता है, उनको पसीने आते ये सोच के कि मेरे अंदर से अब तो मॉन्स्टर निकलने वाला है। एंड ये फियर एक बार तभी रिलैक्स हो जाती है जब लास्ट में एक रियल ह्यूमन को वो देखती है। बट एक अजीब सा डिसऑर्डर, एक अजीब सा फोबिया है। नेक्स्ट फैक्ट, एक इंसान था जो कि एडवेंचर करने निकला था जंगलों में, बहुत थ्रिल करने का मन होगा, तो आखिर में वो जंगल में जाके खो गया। इतने ह्यूज जंगल में किधर से निकलना है, वहां जाएगा तो वो जंगल में और अंदर न चल जाए, इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया। शाम का टाइम भी होने वाला था, तो वो क्या किया पता है, जंगल के बीच से जो पावर लाइन जाती है उसको ही तोड़ डाला, काट डाला। नीचे के साइड जो होता है, जो बॉक्स में सारा सेटिंग होता है, उससे सारे प्लग्स को निकाल के काट डाला, तोड़ डाला हाथी से, और एक बड़े से लाइन को भी वो तोड़ दिया था, जिससे कि पूरे शहर का पावर लाइन डिस्टर्ब हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर वही जहाँ पे डिस्टर्ब है वो तो बिजली वालों को मालूम चल ही गया होगा सर्किट बोर्ड की मदद से कि इस जगह पे कोई गड़बड़ हुई है। तो फिर वो लोग गए, एंड वो जाने के बाद देखे कि एक इंसान कर रहा है। फिर उस इंसान ने ये बताया कि देखो मैं तो बस इसलिए किया ताकि आप मेरे को आगे रेस्क्यू करते, ना तो मैं जंगल में फंस जाता, मैं मर जाता। ऐसा अजीब सा हुआ। मेरे को ये सही में बहुत स्मार्ट मूव लगा कि अब किसी की जान पे बन आई है और सिर्फ एक तार को निकालने से ऑफ कोर्स दिक्कत तो होगी शहर को, लेकिन अगर कोई लॉस्ट है एंड जंगली जानवरों को आने का खतरा है और कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, तो बेचारा करेगा तो क्या करेगा। अब लाइफ को सेव करने के लिए एक हार्मलेस सा चीज तो वो कर सकता है। अब आधे घंटे का लाइट कटा वो कटा, लेकिन इतना बड़ा रिस्क तो टल गया। तो फिर वो खुशी खुशी चल गया इलेक्ट्रिशियन लोग के साथ। एंड इस घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो।
नेक्स्ट फैक्ट, इस दुनिया में बहुत सारे मेंटली तरीके पे एक वर्स्ट फीलिंग होती है जिससे आपको कि खराब लगता है, जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना एक खराब केमिकल को इंड्यूस करता है दिमाग में। कोई टीचर हमारी बेइज्जती कर दे या फिर कोई इंसान हमारा बेइज्जती कर दे तब बहुत हाइपर वाला केमिकल निकलता है। तो आपको पता है अनहैप्पीनेस के मामले में, सैडनेस के मामले में सबसे ज्यादा कौन सा इवेंट ट्रिगर करता है? ये इवेंट कि आप किसी इंसान को पसंद करते हो एंड वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है। मतलब आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, सबसे ज्यादा चाहते हो, यू वांट, एंड जो आपके लिए एक वर्ल्ड है, दुनिया मानते हो आप, वही आपको इग्नोर करे, इसको मेंटली वर्स्ट फीलिंग माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल सर्वेज। एंड इसका ऑपोजिट, आप किसी को पसंद करते हो एंड बदले में आपको उतना ही पसंद वापस मिलता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग होती है एक ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के लिए। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि बहुत सारे स्टडीज में ये पता चला है कि ब्लू कलर जो है वो काम करता है बॉडी को, हमारे सेंसेस को। आपने नोटिस किया होगा कि फेसबुक ब्लू है, ट्विटर का लोगो ब्लू है, ऐसी बहुत चीजें आपको दिखती है जो कि ब्लू होती है एंड ब्लू आपके दिमाग को काम करती है, आपको एक सबकॉन्शियस सी चीज होती है एंड ब्लू कलर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट फैक्ट, देखो ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है, हम लोग तो बाउंड है टाइम और स्पेस से। आपका फिजिकल बॉडी है, आप इस टाइम पे रह रहे हो एंड आप मैजिकली किसी और टाइम में नहीं जा सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, जितनी भी घोस्ट्स की घटनाएं होती है, इसको डीप से समझना, मैं आपको टाइम स्लिप के कंसेप्ट के बारे में बताया था। मान लो आप किसी पुराने अपार्टमेंट में गए एंड आपको कोई चीज होते हुए दिखी, जैसे कि मान लो कि किसी बाथ टब में किसी की मृत्यु हुई थी, बाथ टब में कोई बच्चा डूब के मरा था। तो अगर आप वहां पे गए और आपको दिखा बाथ टब में कि वो डूब के मर रहा है, ऐसा कोई सीन आपको दिखा, तो आपको विजन्स हुए, आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने देखा जस्ट मरते हुए किसी को, तो ये टाइम स्लिप के चलते होता है। मतलब घोस्ट्स जो है, अगर सोल होते हैं तो उनका जो नजारा है पहले जो हुआ है उनके साथ, वो आपको टाइम स्लिप के चलते अभी के टाइम पे दिखता है। मतलब उस टाइम का लाइव इवेंट जो वो सोल आपको दिखाना चाहता है, एग्जैक्टली वही सीन आपको आपके विजन में दिखता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो मानते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आप जितने भी हॉन्टेड कहानियां देख लो, उसमें उनको ऐसा दिखेगा ही कि मैंने विजन में देखा कि उसकी मृत्यु हो रही है, किसी रूम में किसी का मृत्यु हुआ है गला दबा के, तो वो देखेगा कि हाँ इस रूम में किसी का गला दब रहा है। तो ये टाइम स्लिप, उस टाइम का जो विजन है वो देखता है। एक तरह से टाइम ट्रैवल होता है जो कि आप देख रहे होते हैं रियल टाइम में। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है, मतलब जो पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्टेड होंगे वही इसको जान पाएंगे। एंड ज्यादातर ये टाइम स्लिप्स उसी जगह पे होती है जहाँ पे कुछ बुरा हुआ होता है एंड जो जगह है बहुत दिन से वीरान है, वहीं पे ये होता है। आपको हजारों डॉक्यूमेंटेड घटनाएं दिख जाएंगी जिसमें ये टाइम स्लिप्स हुए हैं, जिसमें कि पहले की चीज अभी दिखती है लोगों को लिटरली। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा रूम है, आपको लिटरली बहुत साल पहले का अचानक से पेड़ वगैरह दिखने लगे। जहाँ पे ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे आज से 50 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था, 150 साल पहले क्या था, पेड़ ही था ना, जंगल थे। तो वो चीज आपको अभी देखे, इसी चीज को टाइम स्लिप कहा जाता है। एंड बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि जो हम घोस्ट्स को देखते हैं, पुराने लोगों को असल आंख से देखते हैं अभी के टाइम पे, तो ये एक्चुअली में हम लोग टाइम स्लिप के चलते पहले का वक्त देख रहे हैं। घोस्ट्स एक तरह से टाइम ट्रैवलर है, ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो यही एक अजीब सी बात है जिसके बारे में सोचने में सही में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज के पोर्टल्स खुल जाते हैं एंड ये बहुत ही अजीब है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अमेजिंग नॉलेज के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ राजेश कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।